Hello everyone, you are watching Daily Farm MCQ Dose series on our YouTube channel Farmer Researcher. So आज है सीरीज़ में डे नंबर 6। सो आज हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए गए हैं एंड सभी टाइप के फार्म से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, विच डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूज़फुल रहता है। सो इसमें आपका ओरली अगर कोई भी इंसुलिन दिया जाएगा, सो ओरली देने पे वो आपका डिग्रेड हो जाएगा बॉडी में जाकर के, स्टमक में जाकर के डिग्रेड हो जाएगा। सो इसलिए इंसुलिन को इंजेक्शन की फॉर्म में आइदर सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम डी आई इज़ कॉमनली यूज। सो एम डी आई जो है ये आपका कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है। सो एम डी आई क्या रहता है, इट इज़ मीटर्ड डोज इनहेलर्स। दीज आर द मीटर्ड डोज इनहेलर्स एंड ये आपके अस्थमा कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। एंड बेसिकली आपके स्मॉल डिवाइसेस होते हैं जो कि ड्रग को एक मेजर्ड अमाउंट में लंग्स को डिलीवर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज डैश रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होगा उसमें आपको एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगी एंड वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। सो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करूँ, सो ये कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन्वॉल्व रहता है। न्यूक्लियोफाइल इसमें इन्वॉल्व रहता है, मींस न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहेगी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगी एंड एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी। यहीं पे जो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, तो ये एक ऐसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे दो रिएक्टेंट, ठीक है, टू रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं एंड एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। देन वहीं पे आते हैं आपके कंबशन रिएक्शन। सो कंबशन रिएक्शन में बेसिकली आपका एक फ्यूल रहेगा, ठीक है, जो कि आपका ऑक्सीडेशन, फ्यूल की ऑक्सीडेशन होगी, जो कि ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से होगी, वाई विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। एंड वो प्रोडक्ट जो है वो आपका एनर्जी रिलीज़ करेगा एंड रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगा। सो इस टाइप के रिएक्शंस आपकी कंबशन रिएक्शंस होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप दैट कंटेन्स नो एंटीबॉडी इज। तो एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, जो कि कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करता है। तो आपके पास बेसिकली चार मेन टाइप्स के ब्लड रहते हैं, ब्लड टाइप चार मेन टाइप्स के रहते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें आपका एंटीजन ए रहता है, एंटीबॉडी आपकी बी रहती है, बी एंटीबॉडी रहती है। वहीं पे जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें आपका ए एंटीबॉडी रहेगी। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में आपका कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है, देयर इज़ नो एंटीबॉडी। एंड जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें बोथ एंटीबॉडीज रहेंगी, मीन्स ए भी रहेगी एंड बी एंटीबॉडी भी रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच कंटेन्स नो एंटीबॉडी। सो नो एंटीबॉडी है आपकी ब्लड ग्रुप ए बी में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट डोज लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरेपी इज। तो डोज लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिफाई करना है जो कि कैंसर कीमोथेरेपी के साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट रहता है माइलोसप्रेशन। सो माइलोसप्रेशन बेसिकली क्या है, तो इसको बोन मैरो सप्रेशन भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोन मैरो सप्रेशन या फिर माइलो टॉक्सिसिटी से कहा जाता है। सो एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें आपकी जो बोन मैरो रहती है उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम बनते हैं
रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाती है। सो ये आपका देखा जाता है मेनली कैंसर कीमोथेरेपी के साथ। यहीं पे अगर मैं एलोपेशिया की बात करूं कि एलोपेशिया होता क्या है, तो एक बेसिकली एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें आपके हेयर्स जो हैं वो फॉल करने लगते हैं, हेयर्स फॉल करते हैं इन पैचेस, ठीक है, पैचेस की फॉर्म में, ठीक है, एक साथ सिर का एक पोर्शन जो है पैच की फॉर्म में हेयर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। मोस्टली स्कैल्प से होते हैं, फेस से या अदर बॉडी पार्ट से भी हो सकते हैं। यहीं पे अगर मैं म्यूकोसाइटोसिस की बात करूँ, तो ये एक बेसिकली पेनफुल इन्फ्लेमेशन है। इट इज़ अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन। किसकी इन्फ्लेमेशन होती है? इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो कि आपका माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लाइन करता है। तो उसकी इन्फ्लेमेशन को म्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। एंड देन बात करूँ नोज़िया एंड वॉमिटिंग की। सो नोज़िया बेसिकली क्या है? ये आपकी सेंसेशन रहती है वॉमिटिंग की, मीन्स फीलिंग और सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग। एंड वॉमिटिंग जो है वो आपका एमेसिस रहता है, मीन्स उल्टी आना जो है वो आपका वॉमिटिंग रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स फिनोमिना एज। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो इसमें आपकी बेसिकली दी गई है कि रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या रहता है। सो ये एक कॉमन कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो जो है वो आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि यूजुअली आपका फिंगर्स एंड टोज़ में देखने को मिलता है, जो कि आपका कोल्ड एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। सो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होता है, बेसिकली आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी टाइट हो जाती हैं। तो बेसिकली इस केस में क्या किया जाता है कि आपका ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लड वेसल्स को अगर डायलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन की जाएगी, सो उस केस में आपका जो है वो रेनॉल्ड्स फिनोमिना को ट्रीट किया जा सकता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें रहेगी मे रिक्वायर वेसोडाइलेटर ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी वेसोडाइलेशन के रिगार्डिंग दी गई है, दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय वेसोडाइलेशन। तो वेसोडाइलेशन इसमें नहीं होती है, वेसोडाइलेशन इसका एक टाइप का ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें आपकी वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लासेस। तो ग्लास का मेजर कंपोनेंट क्या है? ग्लास किस से मिलकर के बना होता है? तो ग्लास जो है वो आपका सैंड और सिलिका से मिलकर के बना होता है। मेन कंपोनेंट जो है वो ग्लास की फॉर्मेशन में वो आपका रहता है सिलिका। एंड पैकेजिंग में आप चार टाइप के मेन ग्लासेस पढ़ते हैं। टाइप 1 जो कि आपका बोरोसिलिकेट ग्लास रहता है, टाइप 2 जो कि आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास रहता है, टाइप 3 जो कि आपका सोडा लाइम ग्लास रहता है, एंड टाइप 4 जो कि आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास रहता है। तो ये डिफरेंट चार मेन टाइप्स के ग्लासेस हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट नाम को लेकर के, सो ये आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स इज करेक्ट। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फेज 2 स्टडीज़ आर कॉल्ड पिवटल ट्रायल्स। सो फेज 2 ट्रायल्स जो हैं, फेज 2 स्टडी है उसको पिवटल ट्रायल्स नहीं कहा जाता है। बेसिकली पिवटल ट्रायल्स आपके फेज 3 में रहते हैं, ठीक है। देन आपका आता है सेकेंड, दैट इज़ फेज 2 स्टडीज़ प्राइमली डन टू डिटरमाइन टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द टेस्ट। सो बेसिकली जो फार्माकोलॉजी, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग रहता है वो फेज़ 2 में नहीं रहता, वो आपका फेज़ 1 में रहता है। देन आता है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फेज 2 स्टडी इज़ द फर्स्ट कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडी डन टू डिटरमाइन एफिकेसी एंड सेफ्टी इन पेशेंट। तो फेज 2 स्टडी जो है वो आपका कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडी है, पहली कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडी है जिसमें पेशेंट्स में सेफ्टी एंड एफिकेसी को डिटरमाइन किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है फेज़ 2 स्टडी बिगिंस विद द सबमिशन ऑफ न्यू ड्रग अप्रूवल। तो फेज़ 2 स्टडी जो है वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन के साथ स्टार्ट नहीं होती है। जो आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA है वो आपका फाइल किया जाता है आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल। कब? आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल्स जो है वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल
किया जाता है। तो इसमें आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक टेस्ट टॉक्सिन इज अ स्टेराइल फिल्ट्रेट फ्रॉम अ कल्चर ऑफ। तो शिक टेस्ट टॉक्सिन जो है वो किसके कल्चर्स को, मींस बेसिकली किसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, किसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। तो शिक टेस्ट जो है ये आपका डिप्थेरिया के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, डिप्थेरिया के लिए। एंड डिप्थेरिया में जो है वो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा रहता है, सो दिस इज कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। ठीक है, यहाँ से हमें एक टर्म आइडेंटिफाई करनी है जो कि ड्रग को डेज या फिर वीक्स तक लेने पे, मीन्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेने से इतने डेज एंड वीक्स में वो डेवलप होती है, एंड ड्रग का जो रिस्पॉन्स है, ड्रग का रिस्पॉन्स जो है उसको डिक्रीज़ कर देती है। तो बेसिकली ये आपकी टर्म रहेगी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस मीन्स अगर आप ड्रग को रिपीटेडली यूज़ किया जाएगा, ड्रग को रिपीटेडली यूज़ किया जाएगा, तो उस केस में आपकी दो कंडीशन डेवलप होंगी, इधर टॉलरेंस हो जाएगी या फिर टेकीफाइलेक्सिस हो जाएगी। टॉलरेंस एंड टेकीफाइलेक्सिस में क्या डिफरेंस है? तो टॉलरेंस जो है ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्रग की डोज जो है वो टॉलरेटेड हो जाती है। मीन्स अगर हम हाइयर डोज देंगे ड्रग की, देन हमें सेम इफ़ेक्ट आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर 500 mg पे नॉर्मली जो है वो इफ़ेक्ट आता है, तो 500 mg अब टॉलरेटेड डोज हो गई है कि अब बॉडी पे इफ़ेक्ट जो 500 mg पे आता है वो नहीं आ रहा है। सो इस केस में अगर हम 650 mg या जो भी डोजिंग है अगर वो देंगे हाइयर डोज, तो उस केस में इफ़ेक्ट जो आना है वो स्टार्ट हो जाएगा। जबकि टेकीफाइलेक्सिस में भी यही रहता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो आना बंद हो जाता है, लेकिन ये आपका रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी की वजह से रहता है। ठीक है, रिसेप्टर आपका ऑलरेडी ड्रग ऑक्यूपाई किया रहता है, तो आप और ड्रग देंगे तो कोई भी ड्रग रिसेप्टर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस केस में ड्रग को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप किया जाता है ताकि रिसेप्टर जो है वो क्लियर हो, एंड देन जब आप दोबारा ड्रग को रिज्यूम करें तो आपका इफेक्ट आ जाए। तो ये आपकी बेसिक टर्म्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। सो सेल साइकिल का कौन सा फेज़ है जिसमें सेल जो है वो सेल साइकिल को लीव कर देता है? तो बेसिकली आपके डिफरेंट स्टेजेस इसमें रहते हैं। सबसे पहले मींस बेसिकली इसमें दो मेन फेज़ रहते हैं, एक आपका इंटरफेज़ रहता है, दूसरा आपका माइटोसिस फेज़ रहता है, दूसरा आपका माइटोसिस फेज़ रहता है। तो सबसे पहले आपका G1 फेज़ रहेगा जहाँ पे आपकी सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, देन आपका एस फेज़ रहता है जहाँ पे सेल डीएनए की सिंथेसिस होगी। G2 फेज़ रहता है जहाँ पे सेल की प्रॉपर ग्रोथ होगी, एंड माइटोसिस के लिए आपका सेल प्रिपेयर हो जाएगा। देन G2 फेज़ के बाद ये आपका माइटोसिस फेज़ में जाएगा। यहाँ पे सेल जो है वो अपने डीएनए को डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, एंड दो न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म करेगा। इसी में डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, आपके प्रो फेज़ में जाता है सबसे पहले, देन मेटा फेज़ आता है, देन एना फेज़ आता है, देन टेलो फेज़ आता है, देन इसके बाद में साइटोकाइनेसिस वाले स्टेप्स रहते हैं, एंड देन ये आपका G0 फेज़ में जाता है जो कि आपका रेस्टिंग स्टेट रहती है जहाँ पे सेल जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड डिवाइड हो नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका रेस्टिंग स्टेज रहता है। ठीक है, एंड इस स्टेज पे आपका सेल जो है लीव कर देता है सेल साइकिल को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग, टेस्ट मास्किंग एक्सेट्रा इज नोन एज। सो एक ऐसा नॉन ड्रग पार्ट है जो कि फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है डाइल्यूशन को हेल्प करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, टेस्ट को मास्क करने के लिए, अगर कोई अनप्लेजेंट टेस्ट है तो उसको मास्क करने के लिए। तो इस टाइप के नॉन ड्रग पार्ट को कहा जाता है एडिटिव। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे प्रिजर्वेटिव की बात करूँ, सो प्रिजर्वेटिव जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जो है वो आपका प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशन में, ताकि ड्रग को प्रिजर्व किया जा सके एक लंबे टाइम तक, सो दैट इन फ्यूचर भी उसकी यूटिलाइजेशन की जा सके।
एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो आपका ड्रग रहता है, जो कि आपका मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन आपका रहता है बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट मीन्स ड्रग में आपके जैसे टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो टैबलेट में उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए हर एक मॉलिक्यूल्स को, एक्सिपिएंट्स एंड ड्रग को कंबाइन रखने के लिए बाइंडिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, ताकि हर एक पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंडेड रहे एंड एक प्रॉपर शेप में रहे। तो उसके लिए आपके बाइंडिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the apparatus commonly used to measure the volume of air exchanged during breath and respiratory rate is known as। तो एक ऐसा ऑपरेटर जो कि यूज़ किया जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर को मेज़र करने के लिए, जो कि हमारी एक्सचेंज होती है ब्रेथ एंड रेस्पिरेटरी रेट के दौरान। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटस इज़ नोन एज स्पायरोमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करूं, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। देन जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर आपका बेसिकली नॉन इन्वेजिव है। इट इज़ नॉन इन्वेसिव डिवाइस, जो कि ऑक्सीजन के अमाउंट को मेज़र करने के लिए ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। मीन्स इसमें कोई भी नीडल का यूज़ नहीं किया जाता है। देन आपका आता है ग्लूकोमीटर। सो ग्लूकोमीटर इज़ ऑल्सो मेडिकल डिवाइस, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके अमाउंट को? ग्लूकोज के अमाउंट को मेज़र करने के लिए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू। सो साइक्लोन सेपरेटर जो है वो आपका साइज सेपरेशन में यूटिलाइज होता है, एंड इसमें जो सॉलिड की सस्पेंशन रहती है गैस में, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ से? मीन्स बेसिकली इसका इनलेट कहाँ पे होता है? सो बेसिकली इसका जो इनलेट है वो टेंजेंशियल ओपनिंग रहती है सिलेंडर में। सिलेंडर में आपका इस टाइप से टेंजेंशियल ओपनिंग रहेगी। यहाँ पे सिलेंडर है तो यहाँ पे आपकी टेंजेंशियल ओपनिंग रहेगी, ऐसे डग जो है वो आपका एंटर करेगा। एंड इसमें आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है आपका साइक्लोन सेपरेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड विच मेड अप ऑफ। सो सुक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, किन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है? सो ये आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। ग्लूकोज जो है इसमें आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज रहता है, एंड फ्रक्टोज जो है वो आपका बीटा डी फ्रक्टोज जो है वो इसमें रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक डाइसेक्राइड आपका रहता है मेल्टोस। तो मेल्टोस जो है वो आपका दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना रहता है, जिसमें आपके दोनों ही अल्फ़ा डी ग्लूकोज रहते हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना रहता है टू मॉलिक्यूल्स। देन आपका एक डन डाइसेक्राइड आता है लैक्टोस। लैक्टोस जो है ये आपका बीटा डी गैलेक्टोस से बना होता है, बीटा डी गैलेक्टोस। एंड दूसरा आपका ये बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज से मिलकर के आपका लैक्टोस बना रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन एंड वार्फरिन इज। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड वार्फरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है? ये आपका नशे ड्रग है, एंड वार्फरिन आपका ओरल एंटीकोगुलेंट है। सो अगर इन दोनों को को एडमिनिस्टर मीन्स एक साथ एडमिनिस्टर किया जाएगा, तो उस केस में क्या कंडीशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी? सो यहाँ पे आपका रिस्क जो है ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा इनको को एडमिनिस्टर करवाने पे। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि जो आपका एंटी प्लेटलेट एक्शन रहता है एंड जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज रहता है, ठीक है, उसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैच वैक्समैन एक्ट इज़ रिलेटेड टू। सो हैच वैक्समैन एक्ट किसके साथ रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स के साथ ये रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेसिकली जो आपका हैच वैक्समैन एक्ट है, इसको ड्रग प्राइस कंपटीशन, ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट भी कहा जाता है। रिस्टोरेशन एक्ट इसे कहा जाता है, जो कि आपका 1984 में
फॉर्म हुआ था 1985 1984 लॉ में फॉर्म हुआ था। एंड इसने मॉडर्न सिस्टम जो है जेनरिक ड्रग्स की रेगुलेशन को उसको एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको एस्टेब्लिश किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई कफ इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ। ड्राई कफ जो है वो किसका कॉमन साइड इफेक्ट है? तो इट इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स, दैट इज एनालाप्रिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर कंसीडर्ड एज। सो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की अगर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को किस टाइप की इवेल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा? तो ये आपकी कंसीडर की जाएगी केमिकल इवेल्यूशन में, जिसमें आपका केमिकली जो है वो इसको आइसोलेट, प्योरीफाई एंड आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिफेप्रिस्टोन इज़ अ। सो मिफेप्रिस्टोन क्या है? तो मिफेप्रिस्टोन जो है ये आपका एंटी प्रोजेस्टिन ड्रग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बेसिकली जो आपका मिफेप्रिस्टोन है ये आपका एक हार्मोन को ब्लॉक करता है, एंड वो हार्मोन क्या है? दिस हार्मोन इज़ प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपका प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसको? प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए ये हार्मोन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। सो मिफेप्रिस्टोन जो है इसको अदर मेडिसिन्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, एंड इसको कहा जाता है मीज़ोप्रोस्तोल, ताकि प्रेगनेंसी को एंड किया जा सके। ठीक है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए आपका मीज़ोप्रोस्तोल, मिफेप्रिस्टोन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।